नमस्कार दोस्तों। आज हम नेशनल ज्योग्राफी का पहला टॉपिक जिसका नाम है भारत की स्थिति, आकार और विस्तार। आज दोस्तों इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों भारत की स्थिति को लेते हुए। भारत की स्थिति के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत की स्थिति को जानने से पहले मैं आपसे दिशाओं के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मूल दिशाएं चार होती हैं। मूल दिशाएं कितनी होती हैं दोस्तों? चार। कितनी है? चार। इन चार दिशाओं की दोस्तों एक बार हम बात करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये सबसे ऊपर उत्तर दिशा, नीचे आपकी दक्षिण दिशा, ये है आपकी पश्चिम और ये है दोस्तों आपकी पूर्व। इन चार दिशाओं के बारे में दोस्तों हम जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं इन चार दिशाओं से अन्य चार दिशाओं का निर्माण करने जा रहा हूं। इन चार दिशाओं से अन्य चार दिशाएं बनाने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये चार दिशाएं बनाई मैंने। उत्तर और पूर्व के मध्य में स्थित है ये, इस कारण इसका नाम दे दिया हमने दोस्तों उत्तर पूर्व। इसका नाम क्या है? उत्तर पूर्व। यह दक्षिण पूर्व के मध्य स्थित है, इस कारण इसका नाम है दोस्तों दक्षिण पूर्व। क्या नाम है? दक्षिण पूर्व। यह दक्षिण पश्चिम के मध्य स्थित है, इस कारण दोस्तों इस दिशा का नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम। और इस दिशा का नाम है दोस्तों उत्तर पश्चिम। क्या नाम है दोस्तों? उत्तर पश्चिम। अभी कुछ समय पहले हमने दोस्तों देखा कि मूल दिशाएं चार होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इन चार दिशाओं से हमने अन्य चार दिशाएं ज्ञात की। उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा का हमने क्या नाम दिया दोस्तों? उत्तर पूर्व। क्लियर? दक्षिण और पूर्व के मध्य की ये दिशा है, इसका नाम क्या है दोस्तों? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पश्चिम के मध्य की दिशा का नाम क्या है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम। और उत्तर पश्चिम के मध्य की दिशा का नाम क्या है दोस्तों? उत्तर पश्चिम। क्लियर? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये दिशाएं, ये चार दिशाएं आपकी, चाहे आप भारत की ज्योग्राफी पढ़े दोस्तों, चाहे आप वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़े, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़े, इनमें सब ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण दिशाएं यही मानी जाती है दोस्तों। ध्यान रखना, इन दिशाओं का बहुत बार बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट्सों में से उतार लें। आगे चर्चा करते हैं। अब बात करूंगा दोस्तों मैं टॉपिक की, और टॉपिक में हम सबसे पहले बात करेंगे भारत की स्थिति की। तो देखिए दोस्तों, सभी ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। ये दोस्तों आपकी है पृथ्वी, ये दोस्तों आपकी है पृथ्वी, और इस पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में से एक रेखा खींची गई है दोस्तों। इस रेखा को बोला जाता है दोस्तों भूमध्य रेखा। इसे हम कौन सी रेखा बोलते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा। ये रेखा बिल्कुल भूमि के बिल्कुल मध्य में से खींची गई है। ये पूरी भूमि है, इसके बिल्कुल मध्य में से खींची गई है, इस कारण इसका नाम पड़ गया दोस्तों भूमध्य रेखा। क्लियर दोस्तों? भूमध्य रेखा देखिए दोस्तों, ये पूरा एक गोला है। इस गोले को भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है। एक भूमध्य रेखा का ऊपर वाला हिस्सा और एक आपकी भूमध्य रेखा का नीचे वाला हिस्सा। देखिए दोस्तों, ऊपर अभी हमने कुछ देर पहले दिशाओं की बात की थी। ऊपर आपकी कौन सी दिशा थी? उत्तरी दिशा थी, उत्तर दिशा थी। इस कारण इस वाले भाग का नाम हमने दे दिया उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम रखा इसका? उत्तरी गोलार्ध। उत्तर दिशा में स्थित होने के कारण उत्तरी और गोलार्ध क्यों नाम पड़ा? ये पूरा एक गोला, और इस गोले के आधे भाग को क्या कहते हैं अपन? गोलार्ध। गोलार्ध का अर्थ होता है गोले का आधा हिस्सा। इसी कारण दोस्तों ये कौन सा दक्षिण दिशा है, तो इस कारण इसका हमने नाम दे दिया दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम है दोस्तों इसका? दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर दोस्तों? बात कर चुके हम। अब हम देखते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में है या आपके दक्षिणी गोलार्ध में। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका भारत, ये हमारा देश है भारत, और भारत आपको दिख रहा होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्लियर दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, मैं एक रेखा खींच रहा हूं, खड़ी वाली रेखा, ये लीजिए, इस रेखा को देखिए। ये रेखा भी देखिए दोस्तों, कुछ देर के लिए आप इस भूमध्य रेखा को भूल जाइए, और अब आप केवल इसी रेखा को ध्यान में रखिए।
ये रेखा भी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, एक इस रेखा के इधर वाला हिस्सा और एक इस रेखा के इधर वाला हिस्सा। क्लियर दोस्तों? इस वाले हिस्से को संपूर्ण हिस्सा पूर्व दिशा में स्थित है, इस कारण हमने इसका नाम दे दिया दोस्तों पूर्वी गोलार्ध। क्या नाम है दोस्तों इसका? पूर्वी गोलार्ध। इस संपूर्ण भाग का नाम क्या है दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध। और इस संपूर्ण भाग का नाम है दोस्तों पश्चिमी गोलार्ध। क्या नाम है? पश्चिमी गोलार्ध। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने बात की थी ये वाली जो रेखा है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम भी आप नोट कर लीजिए। इस रेखा का नाम है ग्रीनविच रेखा। छोटी क्लासों में दोस्तों बहुत बार आई भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा, लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि भूमध्य रेखा कौन सी रेखा होती है और ग्रीनविच रेखा कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर दोस्तों? जबकि ग्रीनविच रेखा भी पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो हमने अभी तक 4 गोलार्धों की हम बात कर चुके हैं दोस्तों। क्लियर? अब देखिए, आप दिशाओं को याद कीजिए। ये वाली कौन सी दिशा है दोस्तों? उत्तर दिशा है। ये वाली आपकी कौन सी दिशा है दोस्तों? दक्षिण दिशा है। ये वाली दिशा है आपकी पश्चिम और ये है आपकी पूर्व। ये कौन सी दिशा है दोस्तों? पूर्व। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, ना तो आपका भारत इस पूर्व दिशा पे है और ना ही उत्तर में है, नहीं है, ना तो उत्तर वाली लाइन पे आ रहा है ना ही पूर्व वाली पर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भारत है जो उत्तर और पूर्व के मध्य वाली दिशा में है। तो ये देखिए दोस्तों, ये लो मध्य वाली दिशा में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा है, इसका नाम क्या है दोस्तों? उत्तर पूर्व। क्या नाम है दोस्तों? उत्तर पूर्व। क्लियर? हम कह सकते हैं विश्व में भारत उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे भारत की स्थिति को लेकर, और भारत की स्थिति हमने सबसे पहले देखी विश्व में, और ये पूरा विश्व है, क्योंकि आप सभी जानते हो दोस्तों विश्व का मानचित्र ये पूरा पृथ्वी पर पूरे विश्व के देश हैं, ये पृथ्वी का पूरा मानचित्र है। हम ये कह सकते हैं ग्लोब पर भी संपूर्ण विश्व का मानचित्र है। ग्लोब बोल सकते हो आप, विश्व बोल सकते हो, या संसार। तो अगर आपसे इन तीनों शब्दों में से कोई भी एक शब्द पूछा जाए कि ग्लोब पर भारत किस दिशा में स्थित है, तो ग्लोब पर भारत आपकी उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। विश्व के मानचित्र में भारत किस दिशा में स्थित है, तब भी आपका जवाब होगा दोस्तों उत्तर पूर्व। या संसार के नक्शे में भारत किस दिशा में स्थित है, तब भी आपका जवाब होगा दोस्तों उत्तर पूर्व। तो अभी हमने अब सबसे पहले भारत की स्थिति पढ़ी विश्व के संदर्भ में। विश्व में अभी हमने भारत की स्थिति के बारे में अध्ययन किया। अब दोस्तों हम बात करेंगे आगे महाद्वीप के संदर्भ में भारत की स्थिति। तो जैसा कि दोस्तों हम सभी बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी पर कुल 7 बड़े महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है दोस्तों? 7 महाद्वीप है दोस्तों। और इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? एशिया महाद्वीप। और इसी एशिया महाद्वीप में कौन सा देश स्थित है? आप भारत। इसी एशिया महाद्वीप में आता है आपका भारत। तो ध्यान रखना दोस्तों, विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी दोस्तों सबसे बड़ा है। और भारत किस महाद्वीप में आता है? तो याद रखना दोस्तों, भारत आपका एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है? अब हम दोस्तों बात करेंगे एशिया महाद्वीप के अंदर आपके भारत की स्थिति की। तो देखिए दोस्तों, माना कि ये आपका एशिया महाद्वीप है। क्लियर दोस्तों? और एशिया महाद्वीप की देखिए दोस्तों, ये आपकी 4 दिशाएं हैं। ये आपकी उत्तर दिशा, ये आपकी दक्षिण दिशा, ये आपकी पश्चिम, और ये हो गई पूर्व। क्लियर दोस्तों? ये माना कि एशिया महाद्वीप का नक्शा है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं एशिया महाद्वीप। ये लीजिए। अब इस एशिया महाद्वीप के अंदर अगर हम भारत की स्थिति को देखें, भारत कहाँ पर स्थित है, तो ये देखिए दोस्तों, आपका ये है आपका भारत। तो आपको देखना होगा कि भारत किस दिशा में स्थित है, तो भारत है आपका दक्षिण दिशा में। तो याद रखना दोस्तों, एशिया महाद्वीप में भारत किस दिशा में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में आपका भारत दक्षिण दिशा में स्थित है।
तो देखिए दोस्तों, आज हमने बात की भारत की स्थिति को लेते हुए। तो सबसे पहली बात, एशिया महाद्वीप में अगर भारत की स्थिति पूछी जाए तो आपका जवाब होगा दक्षिण। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। जबकि अगर आपसे पूछे विश्व में भारत की क्या स्थिति है, विश्व में या ग्लोब पर या संसार में भारत किस दिशा में स्थित है, तो दोस्तों आपका क्या जवाब होगा? उत्तर पूर्व। कौन सी दिशा है दोस्तों? उत्तर पूर्व। तो आज हम बात कर चुके भारत की स्थिति के बारे में। अभी हमने दिशाओं के अनुसार भारत की स्थिति ज्ञात की है दोस्तों। आगे हम देखेंगे भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को। तो देखिए दोस्तों, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में जानने से पहले मैं आपको अक्षांश और देशांतरों के बारे में सामान्य जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतरों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा अक्षांशों के बारे में कि अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश रेखाएं होती कैसी हैं, इसके बारे में देखिए दोस्तों हम चर्चा करेंगे। अभी एक मिनट दोस्तों रुकिए। हम बात करेंगे अक्षांशों के बारे में। और ये आपकी पृथ्वी, ठीक है दोस्तों। हाँ, थोड़ी गोल नहीं बनी, कोई ना। देखिए दोस्तों, इस पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में एक रेखा खींची गई, जिसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले दोस्तों चर्चा की। ये लीजिए, और इस रेखा को हमने नाम दिया था दोस्तों भूमध्य रेखा। क्या नाम दिया दोस्तों? भूमध्य रेखा। क्लियर दोस्तों? भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है दोस्तों। क्लियर? भूमध्य रेखा के समानांतर बिल्कुल बराबर है दोस्तों। ऊपर वाला हिस्से का क्षेत्रफल भी उतना है और नीचे वाले का भी उतना। देखिए, इस भूमध्य रेखा के समानांतर, समानांतर का मतलब दोस्तों हॉरिजॉन्टल, कुछ रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में खींची गई हैं। ये देखिए, उत्तरी गोलार्ध में खींच रहा हूं मैं दोस्तों कुछ रेखाएं, आप सभी को देख रहे होंगे। कुछ रेखाएं आपके उत्तरी गोलार्ध में खींची गई हैं, और ये लीजिए दोस्तों, और कुछ रेखाएं आपके दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई हैं। ये देखिए दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए दोस्तों, जितनी रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में खींची गई हैं, उतनी ही रेखाएं आपके दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई हैं। मैंने क्या बोला? जितनी रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में खींची गई हैं, उतनी ही रेखाएं आपकी कहां खींची गई हैं दोस्तों? दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, या दो समान भागों में बांटती है। तो दोस्तों, ये जो रेखाएं मैंने खींची गई हैं, इन्हीं रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं दोस्तों? अक्षांश रेखाएं। पहली बात तो हम कह सकते हैं अक्षांश रेखाएं कैसी होती है, तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली जो रेखाएं होती है, उन रेखाओं को बोला जाता है दोस्तों अक्षांश रेखाएं। मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं दोस्तों, रेखाएं, रेखा। तो देखिए दोस्तों, रेखा कहते किसे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन होती है, इसे हम क्या कहते हैं? रेखा। रेखा किसे कहते हैं? जो दो बिंदुओं को मिलाती है, आपस में मिलाती है। जबकि देखिए दोस्तों, एक शब्द होता है व्रत, एक शब्द होता है व्रत, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सर्किल। तो सर्किल इस तरह का होता है, बिल्कुल गोल। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? व्रत बोलते हैं। क्लियर? तो अब मैं बात करूंगा, ये जो अक्षांश होती हैं, ये रेखाएं नहीं होती। ये क्या नहीं होती? रेखाएं नहीं होती। ये क्या है दोस्तों? व्रत है। माना कि आप सभी जानते हैं पृथ्वी कैसी है? वलयाकार, अर्थात गोलाकार है, पूर्ण रूप से गोल नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं नारंगी जैसी आकृति की है। तो दोस्तों, आपने फुटबॉल देखी होगी। आप फुटबॉल लीजिए और फुटबॉल के बीचों बीच में गोला बनाइए, बिल्कुल बीचों बीच में बनाओगे, सबसे बड़ा गोला बनेगा। तो वही गोला यहाँ पर बना है भूमध्य रेखा का, जो बिल्कुल पृथ्वी के क्या है? बीचों बीच में सबसे बड़ा गोला बना दोस्तों। बना के नहीं बना? बना। इस कारण इसका नाम हमने एक और पड़ गया, द ग्रेट सर्किल, अर्थात इसको हिंदी में बोल सकते हैं महान व्रत। तो ध्यान रखना दोस्तों, भूमध्य रेखा वाला जो गोला बनेगा वो सबसे बड़ा गोला बनेगा। इस कारण सबसे बड़ा वृत्त कौन सा बनता है आपका? ये भूमध्य रेखा वाला। भूमध्य रेखा बीचों बीच, फुटबॉल के बीचों बीच हमने जो गोला बनाया वो सबसे बड़ा, उसके ऊपर चलते गए गोला बना और छोटा, उसके बाद में गोला बना और छोटा, और फिर ऐसे छोटे गोले होते जाते हैं।
और लास्ट में दोस्तों एक जगह ऐसी आती है जहां पर केवल क्या है निकलता है, सुई जाती है और उसी जगह से सुई निकल जाती है, अर्थात वो गोला नहीं बनता, वो क्या बनता है दोस्तों, पॉइंट बनता है। क्या बनता है ये, पॉइंट, अंतिम वाला क्या बनेगा, पॉइंट। इसी प्रकार दोस्तों नीचे भी यही कंडीशन होगी और नीचे भी किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, पॉइंट का, नीचे भी किसका निर्माण होगा दोस्तों, पॉइंट का। आई बात समझ में दोस्तों। तो दोनों साइड ही किसका निर्माण होगा दोस्तों, पॉइंट होगा, पहली बात। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो अभी हमने बात की थी अक्षांश क्या होती हैं, वृत्त होते हैं और भूमध्य रेखा के समानांतर ये क्या है, खींचे गए हैं, बनाए गए, किसके समानांतर, भूमध्य रेखा के समानांतर। दोस्तों ये सारी की सारी जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक होती हैं, ये हमें कहीं पृथ्वी पर दिखाई नहीं देती या हम इनको स्पर्श नहीं कर सकते। क्लियर। देखिए दोस्तों इस भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा दोस्तों, 0 डिग्री रेखा। इसके बाद देखिए दोस्तों ये 1 नंबर की रेखा उत्तरी गोलार्ध की, ये 2 3 4 5 6 इस तरह से ये रेखाएं हैं और ये वाली जो रेखाएं हैं ये है दोस्तों 89 नंबर की। कितने नंबर की, 89 की। इसी प्रकार से इधर जो ये रेखा है नीचे ये भी कितने नंबर की दोस्तों, 89 नंबर की। तो ये 89 क्या बन रहे हैं दोस्तों, वृत्त बन रहे हैं, अर्थात ये क्या बन रहे हैं, सर्किल बन रहे हैं। और ये दोस्तों ये है आपका 90 नंबर का और ये आपका क्या बनता है, पॉइंट बनता है। इसी प्रकार नीचे भी ये क्या बनता है दोस्तों, पॉइंट बनता है। ठीक है। ऊपर ये कौन सी दिशा थी दोस्तों, उत्तरी दिशा, और इस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उत्तरी ध्रुव। और इस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव। इस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव। क्लियर दोस्तों, समझ में आया। तो हम कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं हैं। ये सारे की सारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन्हें हम ना देख सकते हैं ना हम इनको स्पर्श कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भूमध्य ये जो अक्षांश होती हैं ये रेखाएं नहीं होती, ये क्या होते हैं, वृत्त होते हैं। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में हम रेखा शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होता है तो आप बता सकते हो भूमध्य रेखा वाला जो वृत्त है, सर्किल है, ये सबसे बड़ा सर्किल होता है। इसी का एक और नाम है दोस्तों 0 डिग्री सर्किल, और इसी का नाम है महान वृत्त, और इसी का नाम है भूमध्य रेखा। और साथ में दोस्तों इसका एक और नाम मिलता है और वो नाम है दोस्तों विषुवत रेखा। तो ये चारों नाम आपकी किस रेखा के दोस्तों, इस वाली रेखा के। जैसे आप 0 डिग्री रेखा बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, विषुवत रेखा बोल सकते हैं और द ग्रेट सर्किल भी बोल सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों। अब हम बात करेंगे अक्षांश की। तो देखिए दोस्तों अक्षांश शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो अक्षांश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आपका अक्ष और एक है आपका अंश। क्लियर दोस्तों। अक्ष का अर्थ होता है दोस्तों भाग या हिस्सा। अक्ष का अर्थ होता है दोस्तों स्थिति, सॉरी, अक्ष का अर्थ क्या होता है, स्थिति, और अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। क्लियर दोस्तों। तो हम कह सकते हैं एक अक्षांश की सामान्य परिभाषा निकल के आती है, किसी भी भाग या हिस्से की स्थिति को बताने वाली जो रेखाएं होती हैं, कौन सी रेखाएं होती है दोस्तों, अक्षांश रेखाएं। देखिए दोबारा, अक्षांश का हम संधि विच्छेद करेंगे, अक्ष प्लस अंश दो शब्दों से मिलकर बना है अक्षांश। अक्ष का अर्थ होता है स्थिति, अंश का अर्थ होता है भाग, हिस्सा या क्षेत्र। तो हम कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र की स्थिति को बताने वाली जो रेखाएं होती हैं, कौन सी रेखाएं होती हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं। ये बात की हमने हमारी सामान्य भाषा में। क्लियर दोस्तों। जबकि ज्योग्राफी की लैंग्वेज में अक्षांश किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों ज्योग्राफी की लैंग्वेज में किसे कहा गया है, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहते हैं कि भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के केंद्र से या पृथ्वी के केंद्र से, भूमध्य रेखा का केंद्र होगा बिल्कुल बीचों बीच, या पृथ्वी का भी ये केंद्र है। भूमध्य रेखा के केंद्र से या पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण में स्थित कोणीय दूरी को, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये केंद्र है, उत्तर या दक्षिण में स्थित कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। अगर मैं इस जगह से इस पॉइंट पर अगर एंगल डालूंगा तो कितने नंबर कर लेगा दोस्तों, 90 डिग्री का। तो इसलिए हमने इसको कितना नंबर दिया, 90 डिग्री। इसी प्रकार मैं नीचे से यहाँ पर अगर एंगल डालूंगा तो ये भी कितने का रहेगा, 90 डिग्री का। तो नीचे भी लास्ट पॉइंट को कितना नंबर दिया, 90।
तो ध्यान रखना अक्षांश किसे कहा जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कोणीय दूरी को। किसे? कोणीय दूरी को। दोबारा सुनिए अक्षांश की डेफिनेशन। जो बच्चे आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे थे वहां पर पूछा जाता है अक्षांश किसे कहते हैं, 2 नंबर में 50 शब्दों में या 20 शब्दों में जवाब दीजिए। तो देखिए दोस्तों हम कैसे बोलेंगे, किस तरह से हम लिखेंगे। हम लिखेंगे भूमध्य रेखा के केंद्र से उत्तर या दक्षिण में स्थित कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। क्लियर दोस्तों। अब देखिए बात करते कोणीय दूरी कि कौन सी दूरी बताइए दोस्तों, कोणीय दूरी। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एंगल डालेंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, और नीचे से डालेंगे तब भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। देखिए भूमध्य रेखा को कौन सी डिग्री की रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 इस तरह से ये 90, इसी प्रकार से नीचे भी दोस्तों इसी प्रकार चलेंगे। क्लियर। अब देखिए दोस्तों हमने बात की थी अक्षांश की और एक शब्द पढ़ा था अक्षांश वृत्त। मैं आपको शुरू से ही दो शब्दों के बारे में बता रहा हूं कि अक्षांश रेखाएं नहीं होती, अक्षांश क्या होते हैं, वृत्त होते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कुल अक्षांश कितने होते हैं और दूसरा शब्द पूछा जाए दोस्तों कुल अक्षांश वृत्त कितने होते हैं, तो देखिए दोस्तों दोनों शब्द ही अलग अलग है। वृत्त लिख रहा है, इसके पीछे वृत्त का मतलब सर्किल, कितने सर्किल बनाते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पर देखिए दोस्तों 89 सर्किल तो आपके इधर बन रहे थे उत्तरी गोलार्ध में, और 89 ही आपके कहाँ बन रहे, दक्षिणी गोलार्ध में बन रहे थे। तो मैं कह सकता हूँ कुल अक्षांश वृत्त 89 तो आपके उत्तरी गोलार्ध में बनते हैं और 89 ही आपके दक्षिणी गोलार्ध में बन रही। क्लियर दोस्तों। अगर इन दोनों को मैं काउंट करूंगा तो 178 आ गया दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों ये 0 डिग्री का भी एक वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा, सबसे बड़ा वृत्त तो 0 डिग्री वाला ही तो बन रहा है। इसके बाद 1 2 3 स्टार्ट हो गई, ऊपर भी 1 2 3 स्टार्ट हो गई। तो 178 में एक आपका 0 डिग्री को अगर जोड़ता हूं तो 179 तो आपके क्या बनते हैं, अक्षांश वृत्त। क्लियर दोस्तों। तो याद रखना अगर आपसे पूछे कुल अक्षांश वृत्त कितने होते हैं, 179। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कुल अक्षांश कुछ समय पहले पढ़ा किसे कहते हैं, कोणीय दूरी को। कोणीय दूरी को कहते हैं। तो 90 अक्षांश तो दोस्तों उत्तर में है और 90 कहाँ है आपके दक्षिण में, और एक आपका कौन सा है 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कुल अक्षांश होते हैं आपके 181। कितने होते हैं, 181। कैसे होते हैं देखिए दोस्तों, कुल अक्षांश वृत्त कितने थे 179, और एक आप ये वाला पॉइंट जोड़ दो, एक आपका नीचे वाला पॉइंट जोड़ दो। 179 में अगर मैं 2 पॉइंट जोड़ दूंगा तो 181। क्लियर दोस्तों। या आप ऐसे जोड़ सकते हो 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और फिर एक आपका 0 डिग्री। तो कुल अक्षांश अगर आपसे पूछा जाए तो 181, और कुल अक्षांश वृत्त अगर आपसे पूछे तो 179। क्लियर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपसे क्या पूछ सकता है और क्वेश्चन अक्षांशों के संबंध में, ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं ये समान दूरी पर होती हैं। अगर आप इनकी दूरी को यहाँ पर नापो तब भी समान है, इस जगह देखोगे तब भी समान है, कोई भी देखोगे इन दो रेखाओं के बीच में देखो सभी रेखाएं, तो देखिए सभी रेखाओं अक्षांश रेखाएं कैसे होती है, समान दूरी पर, और इनके बीच जो दूरी होती है दोस्तों 111 किलोमीटर की होती है। कितने किलोमीटर की, 111 किलोमीटर की। क्लियर दोस्तों। इसके बाद अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना दोस्तों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को बोलते हैं दोस्तों कटिबंध। क्या कहते हैं दोस्तों, कटिबंध। तो दो बातें हमने भी याद बात की, दो चीजों के बारे में बात की। सबसे पहली बात कर रहे हैं हम कि अक्षांश रेखाओं के बीच कितनी दूरी पाई जाती है, तो 111 किलोमीटर की। चाहे आप दोस्तों ये अक्षांश रेखा ले लो दो, चाहे ये ले लो, कोई सी भी ले लो, सभी के बीच समान दूरी होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं, तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को दोस्तों हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो हमने आज चर्चा की अक्षांशों के बारे में और अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना। अब कुल अक्षांश कितने होते हैं, कुल अक्षांश वृत्त कितने होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बात करना चाहूंगा मुख्य अक्षांश रेखाओं की, कि मुख्य अक्षांश रेखाएं आपकी कौन कौन सी हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों मुख्य अक्षांश रेखाएं आपकी 5। कितनी है दोस्तों, 5। एक तो आ गई आपकी सर भूमध्य रेखा, कौन सी दोस्तों, भूमध्य रेखा। बाकी के हम 4 अन्य रेखाओं की बात करते हैं।
सारी अक्षांश रेखाओं से दोस्तों हमारा कोई भी मतलब नहीं है, मात्र हमें 4 अक्षांश रेखाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों हम 4 अक्षांश रेखाओं के बारे में देखेंगे। ये देखिए ये आपकी पृथ्वी, और ये देखिए दोस्तों ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच कौन सी रेखा थी, 0 डिग्री रेखा। इस रेखा को हमने क्या नाम दिया दोस्तों, भूमध्य रेखा। क्या नाम दिया दोस्तों, भूमध्य रेखा। और इसी का हमने एक और नाम दिया दोस्तों, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। क्लियर दोस्तों। अब हम 4 मुख्य अक्षांश रेखाओं के बारे में देखेंगे। तो देखिए दोस्तों एक रेखा आपकी यहाँ पर खींची गई है, ये लो, ये 23.5 डिग्री। ये कितनी है, 23.5 डिग्री। और उत्तरी अक्षांश रेखा है, कौन सी रेखा दोस्तों, उत्तरी अक्षांश रेखा। इसको उत्तरी अक्षांश रेखा क्यों बोला, तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, भूमध्य रेखा के ऊपर खींची गई जितनी भी रेखाएं हैं, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जो भी रेखाएं खींची गई हैं, वो सारी की सारी रेखाएं कौन सी रेखाएं मानी जाती है, उत्तरी अक्षांश रेखा। अर्थात भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित सभी रेखाओं को कौन सी रेखा बोलते हैं दोस्तों, उत्तरी अक्षांश रेखा। तो ध्यान रखना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस रेखा को दोस्तों हम कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों, कर्क रेखा। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखिए दोस्तों एक रेखा आपकी यहाँ खींची गई, ये वाली, और ये है दोस्तों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में, इसका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सभी रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये 23.5 डिग्री वाली कौन सी रेखा है, आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखा है। और इस रेखा को दोस्तों हम बोलते हैं मकर रेखा। तो आप ध्यान रखना कर्क रेखा कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, और मकर रेखा कौन से गोलार्ध में है, आपके दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर। इसके बाद देखिए दोस्तों बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में। यह है आपकी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, तो इस रेखा को दोस्तों बोलते हैं हम आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। क्लियर दोस्तों। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो आर्कटिक रेखा के नाम से। और ये देखिए दोस्तों आपकी 66.5 डिग्री ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा खींची गई है, और इस रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखा, दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है दोस्तों। और इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, तो अंटार्कटिका रेखा के नाम से। अंटार्कटिका रेखा के नाम से। देखिए दोस्तों हमने महत्वपूर्ण 5 अक्षांश रेखाओं की बात की। ये आपकी भूमध्य रेखा है, इसी को हम 0 डिग्री रेखा बोलते हैं, और इसी का एक और नाम मिलता है आपके विषुवत रेखा। तो ये तीनों नाम आपकी इसी रेखा के हैं। इसके बाद अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा खींची गई है, और इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से। क्लियर दोस्तों। इसके बाद में अगर बात करते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में एक रेखा और खींची गई है, और इस रेखा को हम बोलते हैं आर्कटिक रेखा। जब दोस्तों हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सबसे ऊपर आपका एक महासागर आएगा, आर्कटिक महासागर, और इस कारण इस रेखा का नाम आर्कटिक महासागर के नाम पर क्या पड़ गया, आर्कटिक रेखा। क्लियर दोस्तों। इसके बाद देखिए दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, मकर रेखा के नाम से। क्या नाम है दोस्तों इसका, मकर रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा का नाम है दोस्तों अंटार्कटिका रेखा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल पृथ्वी के दक्षिणी भाग में एक महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, और उसी के नाम पर इस रेखा का नाम अंटार्कटिका रखा गया है। तो दोस्तों आज हमने बात की अक्षांश के बारे में। अब देखिए दोस्तों मैं अक्षांशों के संबंध में एक क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा, और आप कल मुझे उसका आंसर बताएं कि आपने कितना समझा है इस वीडियो को देखकर, कितना आपने अपने दिमाग में इस वीडियो को देखकर अपने दिमाग में बैठाया है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से असत्य कथन है, आपको असत्य कथन बताने कौन कौन से असत्य कथन है। तो देखिए दोस्तों पहला है सभी अक्षांश
रेखाएं समदूरस्थ होती हैं। पहला है सभी अक्षांश रेखाएं समदूरस्थ होती हैं। क्लियर दोस्तों? अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी 111 किलोमीटर की दूरी होती है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों। तीसरा ऑप्शन, कुल अक्षांश वृत्त 181 होते हैं। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कुल अक्षांश 179 होते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से असत्य कथन है। 4 कथन दिए गए हैं आपके सामने। पहला कथन है सभी अक्षांश रेखाएं समदूरस्थ होती हैं। दूसरा है अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तीसरा है कुल अक्षांश वृत्त 181 होते हैं। और अगला है दोस्तों कुल अक्षांश 179 होते हैं। अब आपके ऑप्शन देखिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। ठीक है दोस्तों। बी ऑप्शन है आपका 2 और 3 और 4 सत्य हैं दोस्तों। सी ऑप्शन है निम्नलिखित असत्य कथन बताने दोस्तों। तो असत्य कथन बताने, सॉरी दोस्तों, पहला ऑप्शन है सभी असत्य हैं। दूसरा है दोस्तों 1 और 4 असत्य हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा ऑप्शन है सी 3 और 4 असत्य हैं। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 1, 3 और 4 असत्य हैं। तो याद रखना दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है असत्य कथन बता रहा है, इनमें से कौन कौन से असत्य कथन है। पहला ऑप्शन सभी गलत है ये, या आपका पहला और चौथा 1 और 4 नंबर का ये गलत है, या तीसरा और चौथा गलत है, या पहला तीसरा चौथा गलत है। तो दोस्तों आप ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को करना और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको जवाब बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों बाय।